नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के कर्नाटक यात्रा के दौरान विरोध का खौफ। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों ने उतरवाई लड़के की काली टी शर्ट। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका देने की तैयारी, यूपी में जल्द नए प्रभारी का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बजट सत्र के शेष भाग में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, खड़गे के साथ बैठक कर तय होगी रणनीति। चौथी खबर में जिक्र होगा कि संसद बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से, लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के आसार, विपक्ष तैयार। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि आजमगढ़ में बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल, जिला अध्यक्ष बोले कांग्रेस ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में मोदी की रैली में विरोध का खौफ, युवक से उतरवाई काली टी शर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के मांड्या में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के दौरान सुरक्षा कर्मियों के दिमाग में विरोध का डर इतना बैठ गया कि उन्होंने काली टी शर्ट पहने युवक को भी नहीं बख्शा और वो विरोध न करने लगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए यहां तैनात पुलिस और एजेंसियों ने रविवार को जनसभा में शामिल होने आए एक लड़के की टी शर्ट उतरवा दी। लड़के ने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और वो अपनी मां के साथ रैली में शामिल होने आया था। पुलिस ने उससे रोका और उसकी मां से उसकी टी शर्ट हटाने को कहा और मां ने उसे उतार दिया और अपने बेटे को टॉपलेस कर उस परिसर के अंदर ले गई जहां रैली की योजना थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका देने की तैयारी, यूपी में जल्द नए प्रभारी का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जगह उत्तर प्रदेश कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने की संभावना जताई जा रही है और इसका फैसला प्रदेश कमेटी के गठन के बाद होने की संभावना है। अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश कमेटी जल्द घोषित करने की तैयारी है और पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में प्रियंका गांधी की ज्यादा बड़ी भूमिका तय करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी ने स्वयं विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और पार्टी अब उन्हें किसी एक राज्य की जिम्मेदारी से बांधने के पक्ष में नहीं है। पार्टी की राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद जातीय समीकरण को देखते हुए किसी तेज तर्रार राष्ट्रीय महासचिव को यूपी के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बजट सत्र के शेष भाग में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, खड़गे के साथ बैठक कर तय करेंगे रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले भाग की तरह ही दूसरे भाग में भी विपक्षी दल विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है और इसके लिए विपक्षी दल सोमवार को संसद परिसर में राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बजट सत्र के शेष भाग के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेंगे और दोनों सदनों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी उसी दिन होगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सत्र के दूसरे चरण में कुल 17 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से, लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के आसार, विपक्ष तैयार। जी हां दोस्तों, संसद बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानी कि 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार होने की 100% संभावना है और पहले चरण के 1 महीने तक सत्ता और विपक्ष पक्ष के रिश्तों में खटास आ चुकी है, तो नाराज विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमले के लिए अपने कील कांटे तेज कर बैठा है और पर सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयारियां कर रही है। राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने में सभी दलों से सहयोग की अपील के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, पर सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आजमगढ़ में बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल, जिला अध्यक्ष बोले कांग्रेस ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इस सदस्यता में शाह आलम खान आजमी 1 दर्जन समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाह आलम ने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म संप्रदाय को एक साथ लेकर चल सकती है। बसपा का कोई विचार नहीं है और उसके नेता पैसे के लिए राजनीति करते हैं। सपा के पास भाजपा से लड़ने की क्षमता नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगले 6 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी, जान लीजिए मौसम का ताजा हाल। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्य में इन दिनों काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तापमान औसत से अधिक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश और आंधी तूफान से लोगों को कुछ राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के दौरान बारिश और आंधी तूफान आएगा और इसके अलावा दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस हिसाब से अगले 6 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, साउथ वेस्ट राजस्थान, कोंकण और विदर्भ में 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च, पंजाब में 12 और 13 मार्च, पश्चिमी राजस्थान में 12-13 मार्च और पूर्वी राजस्थान में 13 मार्च को बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 2023 के चुनाव में 14 सीटें भी नहीं बचा पाएगी बीजेपी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। उसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के बड़े जुमलेबाज नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने ही षड्यंत्र कर आरक्षण रोकने का काम किया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आने वाले 2023 के चुनाव में बीजेपी 14 सीट भी नहीं बचा पाएगी और इसलिए प्रदेश में बार बार दौरे किए जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस दर्ज कर रही है और ये जनता की आवाज दबाने का प्रयास है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को टोंक के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पालड़ा के नवाबपुर सहित अन्य गाँव में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और इससे पहले पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी ली। वहीं दोस्तों सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा ने पिछले 8-9 साल में जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के जरिए दूसरी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से ना उठा सकें। पायलट ने कहा कि दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार का एक ही काम है, उनसे वैचारिक और राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोगों को डराया धमकाया जाए, जनता की आवाज़ को दबाकर और मनमाने तरीके से सत्ता में रहा जाए। भाजपा ने महंगाई को बढ़ाया है, युवा विरोधी अग्निवीर योजना को लागू किया, किसान विरोधी कानून बनाए और जब विपक्ष के नेता जनता के इन मुद्दों पर बोलते हैं तो जांच एजेंसियों के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। ये व्यवस्था स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले कांग्रेस का भोपाल में सोमवार को प्रदर्शन, जुटेंगे सभी दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सोमवार को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा और पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर हो रहे अत्याचार, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने और अडानी समूह पर सरकार की चुप्पी का मुद्दा इसमें उठाया जाएगा। राजभवन घेराव के इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी विधायक, प्रदेश, जिला व ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि सभी कार्यकर्ता सोमवार को रोशनपुरा चौराहा स्थित जवाहर भवन के समीप एकत्र होंगे और यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेता सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में रहेंगे और इसीलिए वो प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, बीजेपी अकेले चुनाव लड़े और सरकार बनाए, अपनी तानाशाही पर मुहर लगाए, मनोज झा ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए शनिवार को अकेले चुनाव लड़ने और अकेले सरकार बनाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही को अति हो चुकी है। मनोज झा ने शनिवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी अद्भुत चीजें हो रही हैं इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना केस जो 2008-10 में 2 बार बंद हो गया था उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर प्रवर्तन निदेशालय सुबह 4 बजे सुबह तक जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और क्रिटिकल स्टेज में तेजस्वी की पत्नी गर्भवती हैं वहां जांच की जाती है। किसी को इन मानवीय संवेदना से कोई लेना देना नहीं। बिहार में जो सरकार बीजेपी के हाथ से निकल गई, यहाँ उसका दर्द था और बदले की कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये बंद किया जाए। थोक में तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और अकेले बीजेपी चुनाव लड़े और अकेले सरकार बनाए और अपनी तानाशाही पर मुहर लगाए। उन्होंने कहा कि देश में ये तानाशाही नहीं चलेगी, इस तानाशाही के खिलाफ आक्रोश है।
बिहार में लालू यादव और तेजस्वी ने अपने समर्थकों को रोक रखा है और ये कहा है कि आप कानून का पालन कीजिए, लेकिन बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने में नाकामयाब है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई और पहले साल 2017 में ये कहा गया कि मीसा भारती के घर से 8,000 करोड़ बरामद हुए। इसके बाद गुड़गांव में किसी अन्य व्यक्ति के मॉल को तेजस्वी यादव का मॉल कहकर सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई, जो बाद में गलत साबित हुई और ये जो उत्पाती सूत्र हैं उन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। गलत साबित होने के बाद ये सूत्र कहां गायब हो जाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के संबंध में मनोज झा ने यह प्रतिक्रिया दी और ये छापेमारी दक्षिण दिल्ली के उस घर में हुई जहां लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही ईडी ने बिहार के कई शहरों में भी लालू यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं के परिसरों में नौकरी के बदले जमीन केस की जांच के तहत छापेमारी की थी। वहीं बीते सोमवार को पटना में सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी से 4-5 घंटे तक पूछताछ की थी और इसके बाद अगले दिन मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ने हिटलर और स्टालिन से की पीएम मोदी की तुलना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए अपने समय के तानाशाहों की एक लिस्ट ट्विटर पर शेयर की, जिसमें अंत में प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि जयराम रमेश ने कहा कि HRSC को अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाता देख ऐसे नेताओं की लिस्ट याद आती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियमों के नाम उनके नाम पर रखे थे। जयराम रमेश ने ट्विटर पर 8 नामों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पीएम का अपने नाम के स्टेडियम में अपनी तस्वीर के खुद को सम्मानित करवाना हमें उन नेताओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रखवाया था। इसके बाद उन्होंने 8 नाम लिखे, जिसमें अंत में प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है। दोस्तों आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले जोसेफ स्टालिन का नाम है, उसके बाद हिटलर, मुसोलिनी और इसी के साथ कई सारे ऐसे तानाशाही नेताओं का नाम है और उसके बाद लास्ट में मोदी का नाम भी लिख दिया गया है। और जयराम रमेश ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना इन सभी नेताओं से कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में राजभवन का होगा घेराव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार का ग्राफ बढ़ा है। देश भर में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह सोई हुई है। जनता के पैसों को सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लुटा रही है और सरकार के संरक्षण में विश्वविद्यालयों में बैठे कुलपति भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी के घर ईडी की रेड के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और खड़गे बोले ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर हुई ईडी की रेड के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या के कुटिल प्रयास कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में दिल्ली एनसीआर में बेटे तेजस्वी यादव के साथ बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के आवास पर छापेमारी की थी और इसके साथ ही बिहार में कई जगहों पर आरजेडी के कई नेताओं के यहां भी तलाशी ली गई थी। ईडी की इस रेड के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने पिछले 14 घंटे से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर ईडी को रखा है। खड़गे ने कहा कि उनकी प्रेग्नेंट पत्नी और बहनों को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बूढ़े हैं, बीमार हैं, फिर भी मोदी सरकार ने उनके प्रति इंसानियत नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुटिल प्रयास कर रही है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिलेंडर वाली एमपी वापस जाओ। स्मृति ईरानी के दौरे से पहले अमेठी में कांग्रेस ने लगाए पोस्टर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर 11 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर 11 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिला की सियासत गर्मा गई है। और आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे को लेकर सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने स्वागत के पोस्टर लगवाए, तो वहीं विपक्षी दलों ने वापस जाओ के पोस्टर लगवाए। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिले में पोस्टर वार देखने
देखने को मिला और उसके बाद आज भी ये जारी रहा और जिले के अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर विपक्षी कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के दौरे के विरोध में पोस्टर लगवाए हैं और कांग्रेस की ओर से लगवाए गए पोस्टर में स्मृति ईरानी की सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए तस्वीर छपी है और इन पोस्टर पर स्लोगन भी लिखे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से लगवाए गए पोस्टर में सिलेंडर वाली सांसद वापस जाओ, गैस के दाम पर काबू पाओ के साथ ही जय कांग्रेस तय कांग्रेस का नारा भी लिखा है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर 11 मार्च को अमेठी पहुंची और स्मृति ईरानी के 2 दिवसीय अमेठी दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक और कई अन्य आयोजनों में शिरकत करने का कार्यक्रम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश, देश भर के मौसम का ऐसा है हाल। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी की शुरुआत के बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की बात कही है। साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग की माने तो 12 मार्च की रात से एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नजर आएगा। देश की राजधानी दिल्ली में 11 मार्च को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है। वहीं दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में मामूली उतार चढ़ाव नजर आएगा। साथ ही दिल्ली में 14 से 16 मार्च के बीच बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। परिवार और करीबियों पर ईडी की दबिश के बाद लालू बोले, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, घुटने नहीं टेकूंगा। जी हां दोस्तों, पहले सीबीआई की पूछताछ और अब ईडी की दबिश के बाद लालू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने लिखा कि संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी और इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद ने आगे लिखा कि हमने आपातकाल का दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियां, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतर कर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरठ में किसान महापंचायत में बीजेपी पर बरसे राकेश टिकैत, कहा इनका भी टाइम आएगा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार को विशाल किसान महापंचायत हुआ। इसमें आए हजारों किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बीजेपी पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि ये सबको एक एक करके खूंटे में बांध रहे हैं, इनके खूंटे उखाड़ने पड़ेंगे, इनका भी टाइम आएगा। गांव से शहरों तक ढूंढ नहीं पाओगे। और बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए टिकैत ने कहा कि इस सबको गिरफ्तार करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में आयोजित किसान महापंचायत के लिए राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और टिकैत ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मंच पर लोगों ने राकेश टिकैत को 73 मीटर लंबी पगड़ी बांधी और किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में वैचारिक क्रांति ही देश को पार लगाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा त्रिपुरा में हमारे नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पर हुआ हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके और वाम दलों के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पर सिपाहीजाला जिला में हमला किया और विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि प्रतिनिधि मंडल के साथ आए पुलिसकर्मियों ने उनके बचाव में कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि त्रिपुरा के विशालगढ़ और मोहनपुर में भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल पर हमला किया। प्रतिनिधि मंडल के साथ गई पुलिस ने कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि कल भाजपा वहां विजय रैली कर रही है और ये पार्टी प्रायोजित हिंसा की जीत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार भाजपा में बड़ा बदलाव, एक साथ बदले गए 45 जिला अध्यक्ष। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर घबराई पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार बीजेपी में होली के ठीक बाद बड़े पैमाने पर बदलाव कर दिया गया है। पार्टी ने 45 जिला अध्यक्षों को बदल दिया है और सवाल यह है कि क्या आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आने वाले नतीजों और मौजूदा गठबंधन सरकार से बीजेपी डरी है? आखिर क्यों पार्टी ने एक साथ 45 जिला अध्यक्षों को बदल दिया? जाहिर है 2024 का अगला लोकसभा चुनाव और 25 का बिहार विधानसभा चुनाव इन्हीं जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में लड़े जाना है। इन जिला अध्यक्षों के नाम की सूची पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की पार्टी ने पूरी कोशिश की है। इनमें अगड़ी जाति से लेकर पिछड़ी और यहाँ तक कि अति पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
तरफ ऐसा ही कुछ 2017 में भी हुआ था। तेजस्वी यादव को सीबीआई के समन पर नीतीश कुमार का बयान, कहा वो हमारे साथ आए तो फिर एजेंसियां हो गई एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि वो सहयोगी आरजेडी के इस तर्क से सहमत है कि हाल ही में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर सीबीआई और ईडी द्वारा की गई कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। कुमार ने कहा कि जब महागठबंधन साथ आता है तब केंद्रीय एजेंसियां ऐसा ही करती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसके साथ हुआ है वो जवाब दे रही है, हम क्या बोलेंगे। शुरू से लेकर अब तक कहीं पर कुछ होता है उस पर हम कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2017 में हुआ था तो भी हम कुछ नहीं बोले, उस वक्त इन कारणों से आरजेडी और जेडीयू अलग हो गई थी। अब 5 साल बाद फिर से रेड हो रही है क्योंकि हम साथ आए हैं, इसमें क्या ही कहेंगे, कितने साल से रेड चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, 2 मंत्री कांग्रेस का थाम सकते हैं दामन। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है और सूत्रों के अनुसार बीजेपी आवास मंत्री वी सोमन्ना और खेल व युवा सेवा मंत्री डॉक्टर के.सी. नारायण गौड़ा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल 1 मार्च को बीजेपी नेता सोमन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा नहीं लिया था और बीजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी की किसी भी कार्यक्रम में बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों ने दावा करके कहा है कि सोमन्ना को कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला है जिसे वो स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2 बड़े मंत्री स्तर के नेता यहां पर बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का साथ आ सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सरकार के खिलाफ 13 मार्च को कांग्रेस का हल्ला बोल, आम जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे सभी बड़े नेता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले चुनाव के लिए सियासी दलों की कदम ताल तेज हो गई है। कांग्रेस विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 13 मार्च को सड़कों पर उतरेगी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राजीव सिंह और प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि 13 मार्च को दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में प्रदेश भर के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण और कांग्रेस जन जवाहर चौक पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए राम भवन के घेराव के लिए कूच करेंगे। कांग्रेस नेता के मुताबिक केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी के पक्ष में अपनाई गई क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति से गहराए आर्थिक संकट से गरीब और मध्यम वर्ग के करोड़ों भारतीयों की बचत जोखिम में पड़ गई है। देश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, प्रदेश में व्यस्त बेरोजगारी, तनावग्रस्त किसान, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाओं पर हो रहे निरंतर अत्याचार बढ़ रहे हैं।